नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल से अपना एक टॉपिक लेना शुरू कर दिया है। पहले मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज़ करा रही थी और पीवाईक्यू में आपकी 26 सीरीज़ 25 सीरीज़ आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, उनको भी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कल से हमने, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि दिवाली के बाद से हम अपने टॉपिक्स भी उठाना शुरू करेंगे, तो हमने कल से आदिकाल से उठाना शुरू करा है। कल हमने जैन साहित्य करा था और अब हम इसको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। इसलिए आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है जिससे आपको अपने हर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इससे 2-3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। एकदम धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे नए पॉइंट भी मिलेंगे। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा आपने पहले भी करी है, लेकिन आज जो आप करने जा रहे हैं, देखिए ये हमारी एक सेगमेंट में नहीं होगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ DSSB TGT हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रही। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपका कोई भी बिंदु महत्वपूर्ण छूटना नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे अभी उर्दू के एग्ज़ाम हुए हैं, पंजाबी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमारा जो कंटेंट है वो बहुत डीपली पूछा गया है सब्जेक्ट रिलेटेड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ। और जब आप इसको देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको कितना डीपली इसमें पढ़ाया जा रहा है और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो क्लास रहने वाली है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये आपकी 4 सेगमेंट में पूरी होगी। 4 भाग हैं इसके, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको कवर करा दें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसको। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की विधिवत शुरुआत, ये हम सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका जो इतिहास लेखन परंपरा है उसकी विधिवत शुरुआत किससे मानी जाती है, 1839 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है। और 1839 में किसका लिखा गया था इतिहास, तो ये लिखा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। तो जो हमने इतिहास लेखन परंपरा का अध्ययन हम करते हैं उसको हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र बिंदु मानकर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उपन्यास में प्रेमचंद है, नाटक में जयशंकर प्रसाद है, कहानी में भी प्रेमचंद है। तो इस तरीके से किसी न किसी को केंद्र मानकर हम उनका अध्ययन करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इतिहास लेखन परंपरा की बात करते हैं तो उसमें हम किसको केंद्र मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को केंद्र मानकर अपनी लेखन परंपरा का शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं, अब हमारी जो इतिहास लेखन परंपरा है वो 3 भागों में आपको दिखाई देती है। सबसे पहली शुक्ल पूर्व इतिहास लेखक, ये कौन कौन से हैं जो जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पहले अपने इतिहास लिखे, तो गाड़ सादा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो ये हमें ध्यान रखना है कि शुक्ल पूर्व इतिहास लेखक कौन कौन है, गाड़ सादा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें ऐसी बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं पढ़ी। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़िए, ठीक है। उस पर हम अपना डेली टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। चलिए, शुक्ल युगीन इतिहास लेखक, तो इसमें हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं शुक्ल प्रवृत्ति। तो शुक्ल प्रवृत्ति कौन है, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
और गणपति चंद्र गुप्त। तो आपने देखा कि जो हमारी इतिहास लेखन परंपरा है वो 3 भागों में बांटी गई है, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्ल प्रवर्ती। तो अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं शुक्ल पूर्व की। ठीक है, हाँ जी। जो हमारा शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन है वो सबसे पहले जो हमारा माना जाता है हिंदी साहित्य में जो प्रथम इतिहास लेखन का प्रयास किया गया वो किसने करा? गारजाता तासी ने। किसने करा? गारसाता तासी ने। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने करा है? वो गारसाता तासी ने करा है। वो कौन सी भाषा के विद्वान थे? वो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। किस भाषा में वह लिखा गया? फ्रेंच भाषा में वह लिखा गया। और इसका जो नाम था वो क्या था? इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। क्या नाम था? इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। ये आप नाम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे गारसा तासी है उन्होंने हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास किया। क्या करा? सबसे पहला प्रयास करने वाले ये हमारे हिंदी साहित्य लेखन के लेखक हैं गारसा तासी। फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, प्रथम विदेशी लेखक माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम लेखक माने जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विदेशी लेखक कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो भी आपको पता होना चाहिए वो गारसाता तासी ही हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन थे? ये भारत में हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने पृष्ठ हैं, DSSB का प्रश्न है ये, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गारसाता तासी का भारत में क्या पद था, तो वो भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। गारसाता तासी ने अपने द्वारा लिखित इस हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ को किसको समर्पित किया? महारानी विक्टोरिया को। देखिए, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताता है और ये पूछा जा सकता है कि गारसाता तासी जो थे उन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसको किसको समर्पित किया? उसको महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया। ठीक है, और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि इस ग्रंथ में का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड एंड ब्रिटेन से हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो जो हमारा गारसाता तासी का ग्रंथ है उनका प्रकाशन हुआ था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड एंड ब्रिटेन। इसी कारण उन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है वो महारानी विक्टोरिया को समर्पित कर दिया था। ठीक है, अब हम ये ध्यान रखेंगे। देखिए, आज तक हमें यही पता था कि इसके 2 संस्करण हैं। इसके 2 संस्करण हैं और इसके कितने भाग हैं? ये 5 भागों में लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कितने भागों में लिखा गया है? ये 5 भागों में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है क्योंकि अभी तक हमें यही पता था कि इसके 2 भाग हैं, लेकिन ये 5 भागों में लिखा गया है। जो इसका प्रथम संस्करण है वो 2 भाग है। प्रथम संस्करण के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। और द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। प्रथम संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी में लिखा गया और जो दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में लिखा गया। ये आप ध्यान रखेंगे। हमारा द्वितीय संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1870 ईस्वी में लिखा गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रथम संस्करण है उसमें 2 भाग है। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग हमारा 1847 में लिखा गया, 1847 में लिखा गया। और द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग और द्वितीय भाग ये हमारा तृतीय भाग है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? हमारा तृतीय भाग। तो जो प्रथम भाग है वो भी 1870 में लिखा गया और जो द्वितीय भाग है वो भी हमारा 1870 ईस्वी में लिखा गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने भाग हैं इसके। 5 भाग है, 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण में 2 भाग हैं और द्वितीय संस्करण में हमारे कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। ठीक है, मेनली यही पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ से मुद्रित हुआ। ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। ठीक है, देखिए आपको एक ही जगह पे मेरे ख्याल से 20 से 30 किताबों का जूस, उसके अलावा कई बहुत बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके नोट्स का जो सबमिशन है वो आपको एक जगह मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्लास अगर आप छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल करते हैं, अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। तो इसमें जो इस्तवार शब्द है ये पूछ लिया जाता है कि इस्तवार शब्द है उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है इतिहास, लिटरेचर का अर्थ है साहित्य, एंदुई का अर्थ है हिंदू द्वारा बोले जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमान द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे अर्थ, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, ये पूछा जाता है कि इस ग्रंथ का उर्दू भाषा में अनुवाद किसने करा? उर्दू भाषा में अनुवाद, तो इसका उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया तबकात उश शशूरा नाम से। और किसने करा? दिल्ली के मौलवी कमरुद्दीन ने अपने शिष्य फैजल अली के साथ किया। ये पूछा जाता है कई बार कि उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया? मौलवी कमरुद्दीन ने किया। ये इनके ग्रंथ का नाम है, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मेन तो मौलवी कमरुद्दीन ने ही किया। अगर आप वो पूछते हैं कि मौलवी कमरुद्दीन ने किसके सहयोग से किया, तो आप बताएंगे अपने शिष्य फैजल अली के सहयोग से किया। देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल नया है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सन 1946 में प्रोफेसर लेगबेन ने किया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार वर्णन किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी वर्ण, तो ये किस पद्धति पे आधारित हुआ? वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है ये, क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्ण के क्रमानुसार ही वर्णन किया गया है। ठीक है, ये नहीं है। इसमें टोटल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं और उर्दू के कितने हैं? उर्दू के हैं इसमें 666 कवि। ठीक है, इस ग्रंथ के प्रथम कवि का नाम अंगद है और अंतिम कवि का नाम क्या है? हेमंत। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा ग्रंथ है इसमें प्रथम कवि कौन है? अंगद, अंतिम कौन है? हेमंत। ठीक है, अब देखते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ये भी पूछा जाता है, 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर ने किया। कब किया? 1952 में किया। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये जो ग्रंथ है इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इसी कारण इसको जो प्रवर्ती इतिहासकार है वो इतिहास ग्रंथ ना मानकर साहित्यकार कोश मानते हैं। क्या मानते हैं? साहित्यकार कोश मानते हैं।
साहित्यकार कोश मानते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ को लिखने में 66 पुस्तकों को आधार बनाया गया, जिसमें से 11 पुस्तक हिंदी से संबंधित थी। ठीक है, बहुत ही डिटेल जानकारी आपको दी जा रही है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके इसी ही कंटेंट के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये बहुत ही गहराई का प्रश्न है। इसमें 66 पुस्तकों का आधार बनाया गया, 11 पुस्तक हिंदी से संबंधित मानी जाती हैं। ठीक है, अब इसकी कमियां देखते हैं। इस ग्रंथ की कमियां क्या थी। देखिए इसमें काल विभाजन व प्रवृत्तियों को और ध्यान नहीं दिया गया। अभी हमने देखा है कि इसको काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, प्रवृत्तियों का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको माना गया साहित्य कोश माना। जो प्रवृत्ति इतिहासकार थे उन्होंने इसको इतिहास ग्रंथ मानने से मना कर दिया। और इतिहास की सबसे भ्रष्टम पद्धति वर्णानुक्रम का सहारा लिया। अब जैसे हमने देखा कि कैसे कबीर हो गया, केशव दास हो गया, केदारनाथ हो गया। अब अगर हम वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सारे एक साथ आएंगे, जबकि हम देखें कि इतिहास लेखन की दृष्टि से ये सारे अलग अलग काल के कवि हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष माना गया है, इसलिए इसको हमने सही नहीं माना इतिहास लेखन को, क्योंकि इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें युगीन परिस्थितियों का, जब वर्णानुक्रम है तो युगीन परिस्थितियां नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं। जब काल विभाजन है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें युगीन परिस्थितियां थी ही नहीं। फ्रेंच भाषा में लिखा गया, हिंदी जो लोग थे उनको दिक्कत आई पढ़ने में। 738 कवि इसमें लिए गए, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवि थे। इस वजह से भी ये भी एक इसका दोष माना जाता है। इस ग्रंथ में हिंदी रचनाओं का सामान्य विवेचन किया गया, गंभीर विवेचना नहीं की गई। इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या किया गया। इसमें जो हमारे हिंदी रचनाएं हैं उनका सामान्य विवेचन किया गया। सामान्य विवेचन किया गया। ठीक है, गंभीर विवेचना नहीं की गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा। देखिए ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा। कईयों को कहा है इन्होंने, आगे आप पढ़ेंगे। गारसादा तासी के ग्रंथ को इन्होंने बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, ये आप ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के राजा थे। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पता है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको नए मिल रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब हमसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो ये इनके बारे में तो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है, इसको हमको याद रखना जरूरी है। क्या है कि ये मध्य प्रदेश के राजा थे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान। देखिए अब हमने दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कि हिंदी जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने करा। सर्वप्रथम प्रयास करा था गारसादा तासी ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारतीय विद्वान कौन से थे, तो वो थे हमारे शिव सिंह सेंगर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। शिव सिंह सेंगर ने अपने द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ के आधार पर आदिकाल की समय सीमा 770 विक्रम संवत और 713 ईस्वी स्वीकार की। और ये आपको पता है कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने आदिकाल की सीमा जो मानी वो 770 तो विक्रम संवत है और 713 ईस्वी मानी। और ये हम अब
पढ़ चुके हैं कि इन्होंने पुष्पदंत पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। जब हम प्रथम कवि पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने पुष्पदंत पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, उन्होंने अपने इतिहास में अपभ्रंश के कवियों को भी शामिल किया। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि उन्होंने अपने जो उनका इतिहास है हिंदी साहित्य का उसमें अपभ्रंश के कवियों को भी शामिल किया। देखिए, वो मध्य प्रदेश के राजा थे और पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी है जो आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलेगी। ठीक है, मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सारे पॉइंट डाले, क्योंकि मुझे लगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में आपको ना पता रहे, और मुझे कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट भी लगा। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज, और जो 1883 ईस्वी में लिखा गया था। इसकी भाषा हिंदी थी। इस ग्रंथ में 1000 कवियों का उल्लेख किया गया था और वर्णानुक्रम पद्धति से ये लिखा गया है। ठीक है, वर्णानुक्रम जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें वर्णों के हिसाब से हम वर्णन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ा दोष हो जाता है, जिसमें काल अलग नहीं हो पाते। आधुनिक काल का कवि भी एक साथ है, आदिकाल का कवि भी एक साथ है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं समझा जाता, इसलिए हम इसको ठीक नहीं मानते। ठीक है, तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। 1883 ईस्वी में लिखा गया है। भाषा हिंदी थी। 1000 कवि थे, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें भी काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गारसा तासी में भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, और शिव सिंह सरोज में भी शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है जो, उसमें भी किसी तरह का काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं कि इस ग्रंथ में 1000 कवियों में से अधिकतर कई कवि संदिग्ध है, तो इसको आप, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके नोट करेंगे, कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने अपने ग्रंथ के लेखन में शिव सिंह सरोज की सहायता ली। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसको लिखने के लिए उन्होंने कहाँ से सहायता ली? उन्होंने शिव सिंह सरोज से सहायता ली। और ये भी एक अलग से पॉइंट है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के अतिरिक्त ब्रह्मोत्तर खंड व शिव पुराण का हिंदी अनुवाद किया। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं लगता कि आज तक आपको, जिन्होंने खूब प्रयास किया है उनके पास तो ये हो सकती है, लेकिन जो सामान्य रूप से आपको कोचिंग वाले करा रहे हैं उसमें आपको ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ठीक है, क्या कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की तो रचना करी ही करी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म उत्तरखंड व शिव पुराण का भी हिंदी अनुवाद किया। इनकी कमियां यही रही कि इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया, जो कि पहले भी उनका भी गारसा तासी में भी यही थी। काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, ये भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। एक हमने देखा था कि इसमें कई कवि संदिग्ध है, ये भी है, और उनकी प्रमाणिकता संदेह के घेरे में है। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं है, जो सामग्री है वो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं है।
कहीं उनके कवियों की रचना है, कहीं तीती है, कहीं कुछ है, और उसमें भी बहुत सारा मतभेद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें 1000 कवियों में विश्वसनीयता का अभाव रहा। इसी कारण शुक्ल जी ने इसे इतिहास ग्रंथ ना मानकर केवल व्रत संग्रह माना। ठीक है, गारसादा तासी को भी इन्होंने माना था। और इसको भी इन्होंने एकमात्र जो है आपका वृत्त संग्रह माना। ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हम उसमें गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर कर चुके हैं, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा जॉर्ज ग्रेसन। क्या है? जॉर्ज ग्रेसन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आप देखिए 1873 ईस्वी में ये आईएएस के रूप में भारत में के बंगाल में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी सेवाएं प्रारंभ की। तो ये ध्यान रखना है कि जो जॉर्ज ग्रेसन थे जॉर्ज ग्रेसन जो थे वो भारत में आईएएस थे, और बंगाल में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी सेवाएं स्टार्ट करी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इन्होंने 1888 से लेकर 1930 तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषा और बोलियों का अध्ययन किया। ठीक है, लगभग 15 वर्ष इन्होंने 1888 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषाओं और बोलियों का अध्ययन किया। ये आपको ध्यान रखना है। और जो पृथ्वीराज रासो है उसके 5000 छंदों का, देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कहीं नहीं मिलती। इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं या ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये ऐसा कंटेंट है कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से लिखिए, पढ़िए। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन का इन्होंने 5000 पृथ्वीराज के 5000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हमें ध्यान रखना है। 1888 ईस्वी में इन्होंने ये लिखा था, और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में ये प्रकाशन इसका हुआ। ठीक है, और जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसके 1876 से लेकर आजीवन जॉर्ज ग्रेसन सदस्य भी रहे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो इनका इतिहास है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये कहाँ से छपा? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से छपा। ठीक है, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 1876 से लेकर आजीवन जो ग्रेसन है वो एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ है ये। सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आप इनको नोट डाउन अलग से भी करते रहेंगे। वैसे मैं कराऊंगी कि हिंदी साहित्य में प्रथम, ये सारा आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी इसकी भी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ है, और सच्चे अर्थों में, क्योंकि ऊपर के जो थे आपने देखा उनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? सिर्फ व्रत संग्रह मानकर छोड़ दिया, उनको इतिहास ग्रंथ नहीं माना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोष थे। तो जो सच्चे अर्थों में है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसको माना गया? जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना गया। अब देखिए, यह क्वेश्चन भी आता है कि किस इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत पहली बार कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन किया? इसीलिए इसको हम हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ भी मानते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऊपर दोष थे उनको ध्यान में रखकर इसको लिखा गया, और उनको छोड़ दिया गया उन दोषों को। जैसे कि काल
क्रमानुसार कवियों का वर्णन इसमें किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों व काल विभाजन का नामकरण किया गया। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, इसमें काल के अनुसार या फिर कालक्रम अनुसार वर्णन किया गया कवियों का। उसके पश्चात आप देखेंगे कि इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों व काल विभाजन का नामकरण भी किया गया। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 भागों में विभक्त किया, ये आप ध्यान रखेंगे। कितने में? 11 भागों में विभक्त किया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से इन्होंने, देखिए, पहली बार भाषा की दृष्टि से निर्धारण करते हुए क्या किया, संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया, ठीक है। आप देखेंगे कि हिंदी को इन सब से अलग करा। इस पॉइंट को दोबारा से देखिए, जो हिंदी साहित्य है उसको भाषा की दृष्टि से उसका निर्धारण किया, ठीक है। और भाषा की दृष्टि से निर्धारण करते हुए हिंदी साहित्य को प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू इन सब से पृथक करने का प्रयास इन्होंने किया। सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग इन्होंने ही माना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ट्रिपल M कर लेंगे इसको आप, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया, और किसने माना? ग्रेसन ने माना, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें 952 कवियों का उल्लेख किया गया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कितने कवि थे? 952 कवि थे, जिसमें से 1886 कवियों के परिचय इन्होंने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकार शिव सिंह सेंगर से लिए, और 66 कवि जो थे वो व्यक्तिगत स्रोतों के आधार पर स्वीकार किए, ठीक है। टोटल कितने कवि थे इनके? टोटल 952 कवि थे, जिसमें से इन्होंने 1886 कवि जो है वो शिव सेंगर से लिए। उनका जितना भी परिचय था, जितनी भी उनके बारे में जानकारी थी, वो शिव सिंह सेंगर से ली, और उससे अलग इन्होंने 66 कवि को जो है वो खुद से करा, ठीक है, खुद से उनके बारे में जानकारी एकत्रित की। इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया गया। देखिए, ये इसकी खासियत है कि इसमें क्या है, हिंदी कवियों को ही शामिल किया गया। और बिखरी हुई जो पाठ्य सामग्री थी, मतलब जो इधर उधर बिखरा हुआ सब जगह था, जो समझ नहीं आ रहा था, कहीं से कोई कवि दिख रहा था, कहीं कोई कवि दिख रहा था, उन सबको व्यवस्थित करने का काम भी इन्होंने किया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नलिन विलोचन शर्मा है, इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तक किसको माना? ग्रेसन को माना। किसको माना? किसको माना? ग्रेसन को माना, ठीक है, विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तक। ग्रेसन के जो प्रिय कवि है वो कौन माने जाते हैं? वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। ग्रेसन के प्रिय कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं, और तुलसीदास पर इन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। ये सब देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको नोट करते रहेंगे, या तो पूरा वाक्य बना के नोट करेंगे, नहीं तो शॉर्ट नोट्स के तरह आप इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये आपके लिए हमेशा पड़े रहेंगे। जब भी आप डले रहेंगे, जब भी आप इनको देखना चाहें दोबारा से, तो आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 1903 में इन्होंने भारत छोड़ दिया था। 1903 में इन्होंने भारत छोड़ दिया था, और 1902 में नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेसन है,
आप ध्यान रखना है कि हम ग्रेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो ग्रेसन है, इन्होंने महात्मा बुद्ध व सम्राट अशोक के शिलालेखों का गहनतम विश्लेषण किया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1912 में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वो कौन से इतिहासकार थे जिनको सर की उपाधि से नवाजा गया था, तो वो थे हमारे ग्रेसन। ठीक है, इन्होंने हिंदी इतिहास के आरंभिक काल को, यहाँ आप इतिहास देख लेंगे, हिंदी इतिहास के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया। ठीक है, और ये इनकी स्टेटमेंट बहुत बार पूछी भी जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, और आप पुराने हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि गौतम बुद्ध के बाद तुलसीदास जी सबसे बड़े लोकनायक हैं। ये कोटेशन ग्रेसन की काफ़ी बार पूछी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बताया कि तुलसीदास जी इनके प्रिय कवि थे। इन्होंने गौतम बुद्ध के बाद जो स्थान दिया है वो तुलसीदास जी को ही दिया है। इन्होंने इन पे 12 से अधिक ग्रंथ खाली तुलसीदास जी पे लिखे हैं। और आप ये देखिए कि तुलसीदास जी पर इन्होंने 1884 से लेकर 1926 तक वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ शोध कार्य भी किया। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। इन्होंने रामचरितमानस को हिंदुओं का कंठहार और हिंदुओं का बाइबल भी कहा। ठीक है, रामचरितमानस को क्या कहा ग्रेसन ने? कौन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ग्रेसन ने रामचरितमानस को हिंदुओं का कंठहार और हिंदुओं का बाइबल भी कहा। ठीक है, ये जॉर्ज ग्रेसन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जॉर्ज ग्रेसन, इन्होंने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया प्रश्न। इन्होंने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। ठीक है, और देखिए ऊपर एक जगह गुप्त आया हुआ था, तो वो किशोरी लाल गुप्त जी ही थे, कि गुप्त जी ने क्या माना इनको? ठीक है, गुप्त जी ही थे, क्योंकि 1952 में किसने करा था? 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार इनको माना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि किसने ग्रेसन के इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया। और गाढ़सा दासी का किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये आप ध्यान रखेंगे, 1957 में इन्होंने किया, 1952 में उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकालीन काव्य को दरबारी संस्कृति का काव्य कहा। रीतिकालीन काव्य को दरबारी संस्कृति का काव्य कहा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी कमियां देखते हैं, इसमें क्या कमियां रही। वैसे ये इसकी कमी नहीं है, ये तो इसका कहीं ना कहीं गुण है कि इन्होंने कालाक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इसमें ये माना है, इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है, तो इसको आप मतलब इसमें इनसे इतना पूछा नहीं जाता। मेन ऊपर 2 जो हमने पढ़े, शिव सिंह सेंगर, गाढ़सा तासी, उनको ही माना जाता है। तो इसमें 66 कवियों का उल्लेख इन्होंने अपने आप किया, बाकी इन्होंने शिव सिंह सेंगर से लिया। ये भी एक इन्होंने दोष करा। और इन्होंने हिंदी व उर्दू के कवियों को अलग अलग करके कहीं ना कहीं औपनिवेशिक भेदभाव को जन्म दिया, ऐसा इनको माना जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों के प्रति इनका सकारात्मक भाव रहा,
क्योंकि इन्होंने हिंदी को क्या माना, अंग्रेजों से जनित भाषा ही माना। और काल विभाजन भी इन्होंने अतार्किक किया, कोई ज़्यादा इनका सही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रथम बार किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके जो दोष हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें ऐसा कोई दोष नहीं है जो आपको लगे कि हाँ कि बहुत बड़ा दोष है, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे, जिससे कि आपके इतिहास में कोई दिक्कत आती है। इसमें एक यही मेन हम देख सकते हैं कि इन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को अलग अलग करके औपनिवेशिक भेदभाव को जन्म दिया। ठीक है, चलिए अब हम मिश्र बंधु पढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल इसको हम अपनी आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर आप तक पहुँच रहा है, बहुत ही जेन्युइन मैटर आप तक पहुँच रहा है, जो आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके पास तक और अच्छा मैटर पहुँचे। अभी तो आपकी ये 2 क्लासेस मैंने करी है, एक में हम PYQs कर रहे हैं, एक में मैंने टॉपिक लेके आना शुरू कर दिया है। अब और भी मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रेक्षक की दृष्टि से, वो भी हम करना शुरू करें। तो उसके लिए आपका साथ मुझे चाहिए। आपका साथ रहेगा तो आपका भी विकास होगा और मेरा भी विकास होगा, आपके पास अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आशा करूंगी कि आप चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आपको लगता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ सुधार चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, डायरेक्ट हमारा जो बातचीत है वो आपस में हो पाएगी। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।